नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एन मिसा क्लासेस में। साथियों, बहुत दिनों बाद आज आपकी क्लासेस फिर से चलने जा रही हैं और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि यह जो विगत कुछ दिनों से आपकी क्लासेस डिस्टर्ब थी, ये थोड़ी तकनीकी खामी की वजह से थी और अब आपकी सभी क्लासेस रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, निर्धारित समय से दोपहर में। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और आज की क्लास में हम जानेंगे माध्यमिक स्तर पर यूपी बोर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है बोर्ड पे ऊपर कि माध्यमिक स्तर पर यूपी बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम और उस पाठ्यक्रम में क्या दोष हैं। ठीक है, और कुछ सुझाव भी हम जानेंगे कि क्या सुझाव दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो टॉपिक है यह आपके परीक्षा में बीएड तृतीय सेमेस्टर में लिख के ले लीजिए, आना ही आना है। अगर नहीं आया तो पढ़ाना बंद कर दूंगा, इतना चैलेंज दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर विश्वास न हो तो आप पिछले 2-3 साल के पेपर लेके देख लीजिए, हमेशा आपको इकाई 1 या इकाई 2 में आपको यह बिंदु मिल जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं लिखिए, या क्या दोष हैं या क्या सुझाव आप देना पसंद करेंगे, या उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित क्या पाठ्यक्रम है, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है इसमें कुछ विषयों को रखा है। जैसे कि अगर हाई स्कूल में है तो यानी कक्षा 10 की अगर बात करें तो कक्षा 10 में 6 विषय होते हैं, और अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में 5 विषय होते हैं। ये आप भी जानते होंगे क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर के बाद ही स्नातक करके यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो अब बात करें कौन कौन से विषय होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है, मैं माध्यमिक स्तर की बात कर रहा हूँ, तो माध्यमिक स्तर में सबसे पहला आपका जो विषय होता है वह होता है हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। हिंदी होता है या फिर प्रारंभिक हिंदी होता है। दूसरा अगर विषय की हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा विषय भारतीय भाषा होती है। अब एक भारतीय भाषा लेनी है आपको। अब एक भारतीय भाषा हम कौन सी भाषा लेंगे? देखिए, गुजराती है, उर्दू, पंजाबी, मराठी, आसामी, उड़िया, कश्मीरी, उसके बाद सिंधी, तमिल, मलयालम और नेपाली, ये भाषाएं हैं। इनमें से कोई एक आप ले लीजिए, या तो अथवा का कोई आगे ऑप्शन है, या तो एक भारतीय भाषा ले लीजिए इसमें से कोई एक। ठीक है, एक आपने क्या ले लिया? हिंदी ले लिया, या तो आपने प्रारंभिक हिंदी ले लिया। हालांकि अधिकांशतः लोग हिंदी ही लेते हैं, तो हिंदी आपने ले लिया। एक यहाँ से प्रारंभिक भाषा कोई एक ले लीजिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो आप कोई एक शास्त्रीय भाषा ले लीजिए। शास्त्रीय मतलब जो शास्त्र संबंधित हो। ठीक है, तो संस्कृत हो गई, पाली है, अरबी है, फारसी है। देखिए, अरबी भाषा में, उसके बाद संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में क्या किए गए हैं, कुछ जो हमारे शास्त्र हैं वह लिखित हैं, इसलिए इसको शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो इस शास्त्रीय भाषा में एक ले लीजिए। अगर ये भी लेने का मन नहीं है, ये भी लेने का मन नहीं है, तो आप अंग्रेजी ले लीजिए। तो अधिकतर क्या होता है, 92% कि लोग अंग्रेजी ही ले लेते हैं। तो एक हिंदी हो गया, एक अंग्रेजी हो गया, दूसरी भाषा। ठीक है, अब तीसरी भाषा में हम आएंगे, भाषा नहीं, सब्जेक्ट में। ठीक है, तीसरे सब्जेक्ट में हम आएंगे विज्ञान। ये अनिवार्य है। यह तो आपकी पसंद पे था कि हिंदी लीजिए, प्रारंभिक लीजिए, या तो आप एक कोई भारतीय भाषा ले लीजिए। उसके बाद अब आता है विज्ञान, आपको कंपलसरी ये लेना ही होता है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, जिसे हम सोशल साइंस कहते हैं, शॉर्टकट में एसएस बोलते हैं, ये आपको लेना होता है। इसके बाद गणित या गृह विज्ञान। गणित या गृह विज्ञान में से भी कोई एक आपको यहाँ पे लेना होता है। गणित जो होता है वह बच्चों के लिए है। अगर बालिका गणित नहीं पढ़ना चाहती है तो वह गृह विज्ञान यहाँ से ले सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, यह तो क्या चौथा और 5वां विषय। ठीक है, अब एक 6वां जो विषय होता है हाई स्कूल के स्तर पे, यहाँ पर 2 चीज़ समझिए कि या तो आप क्रमांक 2 पर वर्णित विषयों में से कोई एक विषय ले लीजिए। ठीक है, ये जो क्रमांक 2 पर वर्णित विषय हैं, ये विषय, यह विषय और यह विषय, या तो आप तीनों में से किसी एक में से एक विषय यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, करा है क्रमांक 2 पर वर्णित विषयों में से कोई एक अगर नहीं लिया है, तो अगर आपने क्रमांक 2 में जो विषय वर्णित हैं उसमें से आपने कोई नहीं लिया है, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या लिया है, आपने अंग्रेजी ले लिया है। क्या लिया है? आपने अंग्रेजी ले लिया है। तो अगर आप अंग्रेजी ले लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लीजिए अगर आपने अंग्रेजी क्या किया है, नहीं लिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
तो अगर आपने अंग्रेजी ले लिया है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट यहाँ से लेना है छठवां के लिए, तो आप क्या करेंगे, या तो यहाँ से चित्रकला ले लीजिए, या तो कृषि ले लीजिए, या तो कंप्यूटर ले लीजिए। अधिकतर जो कक्षा हाई स्कूल वाले छात्र होते हैं वह क्या करते हैं, एक ले लेते हैं हिंदी, एक ले लेंगे यहाँ से अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, और उसके बाद या तो चित्रकला ले लेंगे या तो कंप्यूटर ले लेंगे, ठीक है, यह कर लेते हैं। या तो एक बात और ध्यान रखिए, मान लीजिए आपको कंप्यूटर पसंद नहीं है, अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है आपकी, चित्रकला बनाने नहीं आता है, बनाते हैं आम बन जाता है, ठीक है, कुछ दूसरा चीज़, ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्रमांक 2 प्रवर्तित विषयों में से कोई एक अध्ययन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, हिंदी लेंगे, अंग्रेजी लेंगे, विज्ञान लेंगे, सामाजिक विज्ञान लेंगे, गणित लेंगे, ठीक है। गणित के बाद ये जो छठवां विषय होता है वह इसमें से कोई एक भाषा ले लेंगे, जैसे कि संस्कृत भाषा ले लिया किसी ने, कोई बच्चा है तो वह 10 में कौन कौन से विषय लेगा, एक हिंदी लेगा यहाँ से, ठीक है, एक अंग्रेजी लेगा यहाँ से, 2, 3, 4, 5, और एक यहाँ से छठवां विषय ले लेगा संस्कृत। तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं यह माध्यमिक स्तर पर ले जाते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए कि 7वें नंबर पे आप एक और विषय जान लीजिए कि व्यावसायिक विषय, कुछ व्यावसायिक विषय भी अब सम्मिलित किए जा रहे हैं। व्यावसायिक विषय, इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका टंकन आता है, ठीक है, इसके बाद बहुत सारे हैं जैसे कि फसल सुरक्षा, मधुमक्खी पालन, टंकड़, ये सभी आते हैं व्यावसायिक विषयों के अंतर्गत, ठीक है। यह था माध्यमिक स्तर पर जो आपके पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं उनकी बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम फिर विशेषताओं की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, इरेज कर देता हूँ इसे। समय इसलिए देता हूँ, किसी किसी का फ़ोन गड़बड़ होता है, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता है, इसे थोड़ा ज़रा समय दे देता हूँ। अब हम बात करेंगे विशेषताओं की, क्योंकि पहले थोड़ा तारीफ़ कर लेते हैं, तारीफ़ करने के बाद तो खूब शिकायत करेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए सबसे पहले क्या जानेंगे हम, विशेषताएं। तो हेडिंग बनेगी आपकी कि माध्यमिक स्तर पर यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं, ठीक है, हेडिंग बनेगी विशेषताएं की, हाँ ठीक है, हेडिंग है आपकी विशेषताएं। चलिए देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है, एक बात विशेषता जाने से पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर कि यह जो आपने उपरोक्त विषय देखे, अभी विषय आपने देखे जो भी हमने लिखा हुआ था 7 बिंदु बना करके, तो ये जो विषय नहीं, ऐसा नहीं कि इन विषयों की ज़रूरत आज के ज़माने में पड़ी है, आज के परिवेश में पड़ी है। यह विषय अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान थे और इनकी आवश्यकता अत्यंत प्राचीन काल से समाज को थी। कैसे, अब यह बात सिद्ध कैसे करेंगे, यह सिद्ध हम ऐसे कर सकते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद थे तो इन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम जो है यह 2 प्रकार के होते हैं। विवेकानंद ने कहा कि पाठ्यक्रम क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इन्होंने कहा कि एक पाठ्यक्रम जो होता है, एक भौतिक पाठ्यक्रम होता है। कौन सा पाठ्यक्रम, एक पाठ्यक्रम होता है भौतिक, ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या पाठ्यक्रम बताया, इन्होंने कहा कि दूसरा पाठ्यक्रम होता है आध्यात्मिक। ध्यान दीजिएगा, आध्यात्मिक। तो अब देखिए भौतिक आध्यात्मिक का मतलब क्या है, भौतिक पाठ्यक्रम में वह विषय आएंगे जैसे कि हम जो अध्ययन करते हैं, जो हमारे संसार के लिए जरूरी हैं, ठीक है, जो सामने दिखाई देते हैं, जिनका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, जैसे भूगोल, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो विषय आते हैं जैसे भूगोल हुआ, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, और उसके बाद विज्ञान और ये मनोविज्ञान, कला और व्यावसायिक विषय,
ठीक है। यह सब किस में आएंगे, ये आपके भौतिक में आएंगे। आध्यात्मिक कौन आएंगे, इन्होंने कहा आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में दर्शन का विषय हुआ, पुराण हुआ, ठीक है, उसके बाद धर्म हुआ, धर्म के बाद ये जो वेदों का ज्ञान होता है वेद ज्ञान ये हुआ, उसके बाद जो लोग अधिकतर पूजा पाठ में और क्या करते हैं भजन कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन हुआ। इन सभी का जो ज्ञान है वह आध्यात्मिक में आएगा, और जो नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, मनोविज्ञान ये है यह भौतिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि यह जो अब मैंने सब्जेक्ट बताया यह ऐसा नहीं कि इसी समय ज़रूरत है, यह अत्यंत प्राचीन काल से ही की आवश्यकता रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इनकी विशेषताओं की, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता देखते हैं हम। देखिए विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता ये है कि जो आपका पाठ्यक्रम है यह पाठ्यक्रम सरल है, स्पष्ट है और प्रवाहशील है, ठीक है। यानी जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो क्या है, हम बस बिंदु लिखेंगे, आप नोट करते चलिएगा। देखिए सरल है, स्पष्ट है, ठीक है, एवं प्रवाहपूर्ण है, एवं प्रवाहपूर्ण। आप कहें प्रवाहपूर्ण स्पष्ट का मतलब, स्पष्ट का मतलब ये है कि जो वह कहना चाहता है बात घुमा फिरा करके नहीं, स्पष्टता कहा गया है आपके पाठ्यक्रम जो भी है माध्यमिक स्तर पे। उसके बाद सरल पाठ्यक्रम बनाया गया है और पाठ्यक्रम प्रवाहपूर्ण है, यानी कि एक निश्चित लय गति में चलता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरी चीज़ फिर अगले वाले पाठ में दूसरी चीज़ आगे पढ़नी, नहीं, उससे संबंधित ही होगा या धीरे धीरे सरल से कठिन की तरफ ही अग्रसर होता रहेगा। यानी कि एक निश्चित क्या होगा प्रवाह में चलता है आपका जो सिलेबस बनाया हुआ है, जो पाठ्यक्रम है माध्यमिक स्तर के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा, ये तो हो गई पहली विशेषता आपकी, ठीक है। अब यह पहली विशेषता के बाद आपका आता है दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि जो पाठ्यक्रम बनाया गया है यह बालक के क्षमता, स्तर व योग्यता, यानी क्या बालक की क्षमता, यानी बालक की जितनी क्षमता है उसके अनुसार बनाया गया है। कक्षा 2 का माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 का छात्र है या 12 का छात्र, इंटरमीडिएट का छात्र है, तो उसकी क्या क्षमता होगी, उसकी क्या योग्यता होगी, उसका क्या स्तर है पढ़ने का, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जो कि इसकी क्या है दूसरी विशेषता है। इसीलिए यह जो पाठ्यक्रम है यह बालक की क्षमता, स्तर व योग्यता के क्या है अनुकूल है, ठीक है। तीसरी हम बात करें तो देखिए विशेषताएं इसकी हैं, लेकिन विशेषताओं के साथ कुछ दोष भी हैं, तो इसकी विशेषताओं ज़्यादा प्रभावित मत होइएगा, ठीक है। तो देखिए बात करेंगे हम, पहला हो गया सरल, स्पष्ट एवं प्रवाहपूर्ण है पाठ्यक्रम, दूसरा बालक की क्षमता, योग्यता व स्तर के अनुरूप है, तीसरा है कि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विषयों का चयन इसमें किया गया है, ठीक है। क्या आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप या आवश्यकताओं के अनुसार विषयों को इसमें स्थान दिया गया है, विषयों को स्थान दिया गया है या विषयों का चयन किया गया है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आधुनिक आवश्यकताएं जैसे देखी जा रही है कि इसमें विज्ञान का युग है, तो विज्ञान के समय में अब आप अगर उसमें भक्ति साधना की चीज़ें लाएंगे तो ये थोड़ा सा असंगत प्रतीत होगा, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का चयन किया गया है, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही होंगी आप सभी को। आगे देखेंगे हम चौथे नंबर पे। देखिए चौथा क्या है कि यह पाठ्यक्रम आपका है माध्यमिक स्तर पे, यह क्या है क्रमबद्ध है और पूर्ण भी है, यानी इसमें पूर्णता भी है पाठ्यक्रम में, पूर्णता व क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब ही है कि एक दूसरे से क्रम में बंधे हुए हैं। जैसे कि आपने अभी अध्ययन किया गति का, तो अगले पाठ में आप जैसे कि गति का अध्ययन किया अभी, ठीक है, तो अगले पाठ में आप अध्ययन करेंगे चाल का, ठीक है, उसके बाद वेग का, ठीक है, फिर संवेग का। यानी एक दूसरे से क्या है ये क्रमबद्ध हैं। ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो आपका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है माध्यमिक स्तर पे, यह एक दूसरे से क्या है क्रमबद्ध है। यानी कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ भी क्या है आपस में सामंजस्य है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे गणित का ज्ञान जो है इंटरमीडिएट में आपको क्या करता है भौतिक विज्ञान में सहायता करता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो एक पाठ्यक्रम क्या है पूर्ण भी है, यानी परिपूर्ण है, और क्रमबद्ध भी है। क्रमबद्ध मतलब जो भी इसके विषय हैं उस विषय में जो पाठ हैं, जो अध्याय हैं, वह एक क्रमबद्ध स्थिति में चलते हैं,
ठीक है, पहले गति पढ़ेंगे, चाल पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, संवेग पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में दूरी पढ़ेंगे, जो भी है, ठीक है, समझ लीजिए। या ऐसे समझ सकते हैं, पहले अदिश राशियों ज्ञान है, फिर सदिश राशियों का ज्ञान है, इस तरह चलेगा, ठीक है। तो यह बात हो गई पूर्णता व क्रमबद्धता की। जो पाठ्यक्रम है वह क्या है, माध्यमिक स्तर पे पूर्ण है और क्रमबद्ध भी है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, इसमें क्या है कि व्यावसायिक, हाँ व्यावसायिक ध्यान दीजिएगा, यह आपकी कौन सी विशेषता है, यह आपके 5वें नंबर विशेषता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका माध्यमिक स्तर पर यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, यह तकनीकी व व्यवसायिक विषयों को भी स्थान देता है। व्यवसायिक व तकनीकी विषयों को भी स्थान देता है अपने पाठ्यक्रम में, विषयों को स्थान। मैं सिर्फ मुख्य चीज़ें लिख रहा हूँ, आप पूरी बात अपनी कॉपी में नोट्स बना करके लिख लीजिए। नोट्स इसलिए बना लीजिए क्योंकि नोट्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। किताब से पढ़ेंगे तो किताब तो इतनी मोटी है कि आपको समझ भी नहीं आएगा, ऊब भी जाएंगे और समस्या भी होगी, ठीक है। ज़रा मेहनत करेंगे और फल कम मिलेगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे 6वीं विशेषता की। यह जो आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है माध्यमिक स्तर पे, यह क्या है, यह पाठ्यक्रम एकीकृत है। नोट कर लीजिएगा, एकीकृत पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम। एकीकृत पाठ्यक्रम मतलब मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है, कि पाठ्यक्रम क्या है, एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर विषय में एक दूसरे विषय से क्या है, जुड़ाव है, ठीक। आगे देखेंगे हम 7वीं विशेषता की अगर बात करें तो 7वीं विशेषता देखिए, भाषिक पक्ष का विकास करने पर जोर दिया गया है माध्यमिक स्तर पे भी, क्योंकि बालकों की भाषा जो होती है अक्सर गड़बड़ होती है, इसलिए भाषिक पक्ष का विकास करने पर जोर दिया गया है। भाषिक पक्ष का विकास पर जोर, यह जो पाठ्यक्रम है, आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि भाषिक पक्ष विकास पे जोर दिया हुआ है। तो देखिए ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा कि एक संस्कृत विषय ले रहे हैं, एक हिंदी विषय ले रहे हैं, ठीक है, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, उसके बाद एक विषय अंग्रेजी हो गया। ये तीनों क्या है, भाषा है कि नहीं है। तो इसीलिए भाषिक पक्ष का विकास करने पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। समझ में हो रहा है एक बात। आगे देखिए, समझ में अगर बात नहीं आएगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक संभवतः प्रयास किया जाता है कि पूरी चीज़ें अक्षर से आपको समझाई जाती हैं, जिससे कि आपके मन में कोई भ्रम न बना रहे, ठीक है। और कुछ लोग भी बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल 5 पे भी एक वीडियो बना दीजिए, तो अगला वीडियो हम प्रैक्टिकल 5 पे लेकर के आएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब एक बहुत ही मुख्य चीज़ जो कि हम भूल रहे हैं इस समय, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की हर क्षेत्र में आवश्यकता है, हर जगह उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ भी बात करेंगे हम कि पाठ्यक्रम का जो संगठन है वह कैसा है। ये जो पाठ्यक्रम का संगठन है वह तार्किक है, यानी तर्क पर आधारित है, ठीक है, कोई भी चीज़ें मन गढ़ंत ढंग से नहीं डाली गई हैं। तार्किक है, वह मनोवैज्ञानिक, तार्किक व मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। जो पाठ्यक्रम है तार्किक व मनोवैज्ञानिक ढंग से निर्मित है, यानी इसका जो निर्माण किया गया है यह बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया गया है, यानी बालकों के स्तर क्षमता के अनुरूप हो, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। यानी मनोवैज्ञानिक भी है और क्या है, तार्किक भी है, तर्क पे आधारित है माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम। आगे देखेंगे एक अंतिम विशेषता है, इसमें अन्य बोर्डों के भी पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। अन्य बोर्ड मतलब जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ठीक है, संस्कृत बोर्ड है, तो अन्य बोर्ड के भी पाठ्यक्रम को इसमें सम्मिलित किया गया है। अन्य बोर्ड के पाठ्यक्रम को स्थान, अन्य बोर्ड के पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है, ठीक है। यह थी इसकी विशेषताएं, ठीक है। कुल 9 विशेषताएं हमने बताया, इसी साथ ले लीजिए आप। इसके बाद हम इरेज करके आपको इसके समस्याओं से अवगत कराएंगे, ठीक है। इसी साथ ले लीजिए आप, पहले हम तो बगल हो जाते हैं।
चलिए ठीक है, इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए, बात करेंगे हम समस्याओं की। ठीक है, कि यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है इसकी क्या समस्याएं हैं। समस्याएं जो कई सारी हैं, मानव जीवन में समस्या है तो पाठ्यक्रम ही है। ठीक है, देखिए बात करेंगे सबसे पहली समस्या यह है कि इसमें जो व्यवहारिकता की है वह उपेक्षा की गई है। क्या है? उपेक्षा की। परीक्षा में अगर लॉन्ग में आएगा, वैसे उम्मीद है कि आपके लॉन्ग में ही आएगा, तो आप हेडिंग बाकायदे बना के लिखेंगे। जैसे कि मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूँ कि व्यवहारिकता की उपेक्षा की गई है। ठीक है, तो अगर एक लाइन बता दे रहा हूँ तो आप परीक्षा में हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे? कि व्यवहारिकता की उपेक्षा, ऐसे हेडिंग बनाएंगे आप, व्यवहारिकता। ठीक है, व्यवहारिकता की उपेक्षा, आप ऐसे हेडिंग बना के इसके अंतर्गत कम से कम 2-3 लाइनें लिखेंगे। और अगर 60 में पूछ दिया, भाई जो से पूछता नहीं है 60 में, ये फिर भी अगर 60 में पूछ दिया तो आप बस क्या करेंगे, यही लिखेंगे कि इसमें व्यवहारिक पक्षों की क्या की गई है, उपेक्षा की गई है। ठीक है, ये लिखेंगे। तो हम सीधे से लिख दे रहे हैं व्यवहारिकता की उपेक्षा, व्यवहारिकता की उपेक्षा। देखिए इसका मतलब ये है कि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर देने से ही कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। इसीलिए समझिए कि यह जो ज्ञान होता है व्यवहारिक ज्ञान, वह समस्या समाधान में काफ़ी सहायक होता है। ठीक है, काफ़ी सहायक मतलब यह है कि जैसे कि आप हैं, आपने पढ़ा है पुस्तकीय ज्ञान, आप किताबी कीड़े हैं, लेकिन आप जब जाएंगे समाज में और समस्याओं से अवगत होंगे तो आप कहेंगे तो हम जानते ही नहीं हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें, आपने यह पढ़ा है कि एक दर्जन में 12 बैगन होते हैं। ठीक है, एक दर्जन में कोई चीज़ 12 होती है। तो आप दुकान पे गए, बोले कि कैसे दर्जन है, दुकानदार ने बता दिया कि भाई ऐसा है कि 30 रुपये में एक दर्जन मिल जाएगा आपको। ठीक, आपको ये जो ज्ञान है पुस्तकीय ज्ञान से कि एक दर्जन में 12 मिलता है, तो आपको वो 12 बैगन दे देगा। लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान मतलब क्या है, बैगन पहचानना कि बैगन के अंदर कीड़ा है कि नहीं है। ठीक है, बैगन कैसा है, सूखा है, कैसा है। ठीक है, तो यह चीज़ आप समझिए कि व्यवहारिकता की उपेक्षा की गई है। यह माध्यमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है यूपी बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें क्या व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की गई है, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ सैद्धांतिक विषयों पर जोर दिया गया है। आगे देखेंगे अलोकतांत्रिक, दूसरी है समस्या इसकी कि यह जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम अलोकतांत्रिक है। ठीक है, अलोकतांत्रिक पाठ्यक्रम। अलोकतांत्रिक पाठ्यक्रम का मतलब क्या है? अलोकतांत्रिक पाठ्यक्रम का मतलब यह है कि ये जो पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है, यह जैसे जानते हैं कि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उसको बंद कर दीजिए सर। ठीक है, तो भारत जब एक लोकतांत्रिक देश है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे मानव को मानव समाज में रहना है, लोकतंत्र के मूल्यों आदर्शों के साथ रहना है। ठीक है, तो लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, अगर उनकी कमी हो जाएगी व्यक्तियों के अंदर, तो क्या एक व्यक्ति सफल लोकतंत्र का निर्माता कर सकता है? निर्माण कभी नहीं कर सकता। ठीक है, तो लोकतंत्र वहाँ पे विफल हो जाएगा। वहाँ पे एक तंत्र की स्थापना होगी जो शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा, उसका साम्राज्य होगा। आप इस समय वर्तमान में देख सकते हैं काबुल के हालात अफगानिस्तान के, वहाँ पे यही सब चल रहा है। लोकतंत्र की भावना समाप्त जहाँ हुई, वहाँ एक तंत्र स्थापित होने में देर भी नहीं लगती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के मूल्य आदर्शों की इसमें उपेक्षा की गई है। यह जो पाठ्यक्रम है यह अलोकतांत्रिक है। ठीक है, आगे देखेंगे हम चारित्रिक शिक्षा का अभाव है। क्या है? चारित्रिक शिक्षा का अभाव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चारित्रिक शिक्षा का अभाव। चारित्रिक शिक्षा का मतलब यह है कि
सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान देना ही ज्ञान प्रदान करना नहीं कहलाता। ज्ञान वह है, शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करती है, आप जानते भी हैं। तो यह शिक्षा जो है, जो पाठ्यक्रम है, इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन चारित्रिक विकास नहीं हो पाता है। बालक का जो चरित्र है वह विकास नहीं कर पाता है। समझिए, जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति है, इसका नैतिकता एक मजबूत आधार स्तंभ है, और जब मजबूत आधार स्तंभ ही नहीं रहेगा, पाठ्यक्रम से इसका विकास ही नहीं होगा, तो इसके अभाव में क्या होगा, अनुशासनहीनता बढ़ेगी। कक्षा में गुरुजी का सम्मान कैसे करना है, कक्षा में कैसे रहना है, यह जब ज्ञान नहीं होगा, जब चारित्रिक शिक्षा का अभाव होगा, चारित्रिक विकास का अभाव होगा, तब क्या होगा, अनुशासनहीनता बढ़ेगी। ठीक है, यह बात है। आगे देखेंगे हम चौथी समस्या इसकी। चौथी समस्या यह है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन यानी कि लगातार हो रहे सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन मतलब यह देख रहे हैं कि हमेशा कुछ न कुछ नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। अभी पहले 3G था, उसके बाद 4G हुआ, अब 5G हो गया है। तो क्या हुआ, समाज में हमेशा परिवर्तन हो रहा है। तो जो व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रम होगा, उसमें तो पुरानी चीज़ें ही होंगी। ठीक है, और पुरानी चीज़ें होंगी, अगर उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा तो जो छात्र होंगे वह नई तकनीकों से अवगत नहीं हो पाएंगे। आज पाश्चात्य देशों में देखते हैं दिन प्रतिदिन नए नए जो यंत्र हैं वह विकसित हो रहे हैं। ठीक है, अपडेट हो रहे हैं। तो अब व्यक्ति क्या है, जब अपने पाठ्यक्रम में पुरानी चीज़ें ही पढ़ता रहेगा, तो वह नए जो भी यंत्र बन रहे हैं, जो नई तकनीकी का विकास हो रहा है, उनसे अपडेट नहीं हो पाएगा और वह कहीं जा करके विफल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यह भी समस्या एक है कि लगातार हो रहा सामाजिक परिवर्तन भी पाठ्यक्रम में हमेशा क्या मांगता है, बदलाव मांगता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगली विशेषता हमारी है कि 5वीं, परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम। ये जो पाठ्यक्रम हमारा है, इसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि परीक्षा को पास करना। परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि सिर्फ परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम। इसका मतलब यह है कि सिर्फ परीक्षा में बालक को पास कराना ही एक मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य का मतलब कि बालक को बस परीक्षा से पास कराया जाए। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। देखिए अगला हमारा विषयों की अधिकता। विषयों की अधिकता यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, विषयों की अधिकता, क्योंकि विषयों की जो अधिकता है, यह इतनी ज़्यादा विषय हो जाते हैं माध्यमिक स्तर पर जा करके कि बालक भ्रमित हो जाता है कि किस पे फोकस करें, किस पे फोकस न करें, किसको पसंदीदा विषय बनाए, किसको पसंदीदा विषय न बनाए, किसको लेकर के हमें आगे चलना है। ठीक है, इससे बालक भ्रमित हो जाता है। इसीलिए विषयों की अधिकता भी जो है, यह यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो माध्यमिक स्तर पे है, इसकी समस्याओं में से एक है कि इतने सारे विषय हैं। जैसे विज्ञान ही है, विज्ञान में क्या है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, तीन विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, विषयों की अधिकता, जैसा कि हमने लिखा हुआ था। तो इसीलिए यह भी एक समस्या के अंतर्गत आता है, विषयों की अधिकता। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी और आप सभी को समस्या भी होगी, उबने भी लगेंगे पढ़ने में। ठीक है, इसलिए हम एक पार्ट 2 भी बनाएंगे इसका, जिसमें कि हम आपको जो आपके माध्यमिक स्तर की सीमाएं हैं उससे आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ सुझाव हैं इसमें बदलाव करने को लेकर के, उनसे आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए एमएसआ क्लासेस के साथ और निश्चिंत होकर के पढ़िए, अध्ययन करिए। ठीक है, जो भी भ्रम हो कमेंट के माध्यम से पूछ करके उसे दूर कर लीजिए। इसी के साथ मैं तेज मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।